हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप का टॉपिक। हमने पार्टनरशिप का मीनिंग कर लिया था, फीचर्स कर लिए थे। अब हम जो करेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है। बेसिकली दो टाइप की पार्टनरशिप है आपकी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम, ऐसी पार्टनरशिप जो टाइम पे बेस्ड होती है। और दूसरा है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हम सबको पता है क्या होता है। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर भी दो हैं, टाइम वाले के अंदर भी, और जो लाइबिलिटी वाला है इसके अंदर भी दो हैं। हो सकता है इसका एक बड़ा केस स्टडी आ जाए या एमसीक्यू में पूछ ले। अब देखो कैसे है। पहला है पार्टनरशिप एट विल। विल वाला जो वर्ड है, ये हमने पार्टनरशिप की मीनिंग जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी लिखा था, जिसमें विलिंगली आया था, जॉब अपनी इच्छा से। तो ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे पार्टनर अपनी एक इच्छा से मिले हैं, पार्टनर कोई काम कर रहे हैं और इनडेफिनाइट टाइम के लिए, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है। कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट में। जब उन्होंने एग्रीमेंट किया, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक उनका मन कर रहा है कि हाँ भाई हमारे बीच में सब कुछ सही है, प्रॉपर काम चल रहा है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, पॉजिटिव है उनका बिजनेस, तब तक उनकी पार्टनरशिप ये चलती रहेगी। उनमें से कभी भी किसी को लगेगा कि नहीं अब हमारी आपस में नहीं बन रही, पार्टनरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए, तो वो पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो होती है पार्टनरशिप एट विल। सेकंड है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर में इसका एक और नाम भी आ सकता है, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। इसमें क्या है, मान लो एक ब्रिज बनना है, ठीक है, या हाईवे वगैरह कुछ बन रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ भी मेट्रो बनती है ना, तो क्या होता है, उसको मेट्रो को अकेली कंपनी नहीं बनाती, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिल के बनाती है। गवर्नमेंट पैसा लगाती है और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो टेक्नोलॉजी देती है, लेबर देती है। तो अब उसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी जब वो ब्रिज या जब वो मेट्रो बन के कंप्लीट हो जाएगी। कोई बिल्डिंग बननी है, कभी कभी ऐसा होता है, हम प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं कि हमारे पास प्लॉट है, आप हमारा घर बना लो, बना दो, 50-50 की पार्टनरशिप हो गई, 2 फ्लोर आपके 2 हमारे। तो वो पार्टनरशिप तब तक ही चलेगी जब तक वो पर्टिकुलर काम, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। जिस दिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म, तो वो पार्टनरशिप भी अपने आप एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में ये वाला ही पूछा जाता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब पहला है जर्नल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो जितने भी पार्टनर हैं, ए बी सी डी, मान लो 4 हैं, तो चारों की अगर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है तो उसको बोलते हैं जर्नल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसका नाम है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। जो मान लो ए है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और बाकी 3 की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। इन पे अगर कल को लॉस हो जाता है तो ए की तो पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी, घर भी बिक जाएगा, लेकिन बाकी तीनों को सिर्फ उतना ही लॉस शेयर करना पड़ेगा जितना उनका प्रॉफिट में शेयरिंग है। अब देखो, सारा लॉस ये उठा रहा है, कल को ये इन तीनों में से कोई गलती भी करेगा तो इसका घर बिकेगा। तो इसलिए इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। अगर मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेना होगा तो ए अकेला लेगा, बी और सी से हाँ उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन उनकी चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा बी और डी ने कोई काम करने से मना कर दिया तो ए उस काम को कर नहीं सकता। तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। सारा वोटिंग राइट किसके पास होता है, जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो केस स्टडी में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब टाइप्स ऑफ पार्टनर। चलो अब बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो कितने टाइप के पार्टनर हैं, 1 2 3 4, और इसके अंदर 2 हैं प्लस एक पार्टनर और हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसने कैपिटल भी लगाई है, बिजनेस में पैसा भी लगाया है और मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले रहा है। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उससे पूछ के लिया जाएगा, उसके बाद पूरा राइट है मैनेजमेंट में वोट करने का, कैपिटल भी उसने लगाई है, दोनों चीज़ें करी है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर कल को फर्म को नुकसान होता है तो इसकी पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी।
नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर, इसका एक और नाम है इनएक्टिव और डोरमेंट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसने कैपिटल तो लगाई है बट मैनेजमेंट में हिस्सा ये नहीं लेता, सो रहा है समझ लो, बस पैसा दे दिया और घर चला गया, इसको कोई मतलब नहीं है आप क्या डिसीजन ले रहे हो क्या नहीं, सीधा आएगा पूछेगा प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, उसको कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। और इसकी भी जो लायबिलिटी भी होगी वो अनलिमिटेड होगी, कल को बिजनेस बिकेगा तो इसका भी घर बिक जाएगा। नेक्स्ट सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसने कैपिटल लगाई है बिजनेस में लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो इस पार्टनरशिप का हिस्सा है, वो भी एक पार्टनरशिप का पार्टनर है। कल को मीटिंग होगी तो ये साथ नहीं जाता होगा लेकिन इसको सब कुछ बताते होंगे जो भी बाकी पार्टनर्स हैं, इससे पूछ के डिसीजन लेते होंगे, लेकिन लोगों को नहीं पता होता कि ये भी पार्टनरशिप में एक पार्टनर है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे खतरनाक है, पार्टनर बाय नॉमिनल। ऐसा पार्टनर जिसने अपना नाम यूज़ करने के लिए दे दिया है किसी पार्टनरशिप को कि आप मेरा नाम यूज़ करो और मेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लो, या मेरे नाम पे कहीं भी जा रहे हो बोल दो कि ये भी पर्सन मेरा पार्टनर है और उसके नाम से हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी दो है, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इस दोनों में ही बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, देखना समझना। मान लो एक पर्सन है ए, बी और सी और एक भाई साहब है डी, ये तीनों की एक पार्टनरशिप चलती है ABC करके, ठीक है, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप के पार्टनर हैं। अब एक मीटिंग हुई कहीं पे, ये मीटिंग में गए, ठीक है, मीटिंग जो थी वो E के साथ थी, तो D वैसे पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, बट D ने E को बोला कि भाई पैसा लगा ले, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैं भी इनकी पार्टनरशिप का हिस्सा हूँ, मैंने भी इस पार्टनरशिप में पैसा लगा रखा है। तो E को लगेगा, अब मान लेते हैं इसकी जो इमेज है मार्केट में बहुत अच्छी है, बहुत पैसे वाला पर्सन है, तो E को लगेगा जब इतना अच्छा पर्सन इनकी पार्टनरशिप का पार्टनर है तो कभी मेरा पैसा डूबेगा नहीं, कभी मेरे को नुकसान नहीं होगा। और E ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं, जो D हो गया वो हो गया पार्टनर बाय एस्टोपल। मतलब ऐसा पार्टनर जो अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है या खुद कह रहा है कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ तो तुम इसमें एग्रीमेंट कर लो, उसको कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। वहीं पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? अब सेम सिनेरियो, सेम केस है। अब C E को बोल रहा है, पहले तो D ने बोला था कि भाई मैं पैसा लगा रखा, अब C बोल रहा है E को कि D ने भी पैसा लगा रखा है तो तू भी हमारे साथ पैसा लगा ले। D को पता है कि C मेरा नाम ले रहा है। दोबारा सुनना, C जो है वो E को बोल रहा है कि D ने भी इस मार्केट में, हमारे मतलब बिजनेस में पैसा लगा रखा है तो तू भी लगा ले। और D खुद नहीं बोल रहा कि हाँ मैंने पैसा लगाया, बट D को पता है कि मेरा नाम लिया जा रहा है वहाँ पे, और D कुछ नहीं बोल रहा है, चुप बैठा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जब आपको पता है, एक पार्टनर को, पर्सन को पता है कि मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है इस बारे में कि हाँ भाई मेरा नाम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, खुद नहीं बोल रहा, ना वो अपने वर्ड से बोल रहा है, ना वो कोई ऐसा वो कर रहा है, स्टेप ले रहा है, लेकिन बाकी पार्टनर उसका नाम ले रहे हैं कि यार इसने भी पैसा लगाया है तो तुम भी लगा लो, उसको कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों में, केस स्टडी भी आ सकती है इसमें और MCQ भी आ सकता है, तो याद रखना ये था सबसे इम्पोर्टेंट। अब एक और जो मैंने बोला अलग सा पार्टनर होता है, वो होता है आपका माइनर पार्टनर। माइनर मतलब जो 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल से कम हुआ है। तो जो कॉमन रूल है वो तो ये है कि कोई भी 18 साल से कम का पर्सन, बच्चा जो भी है, वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसको पार्टनर बनाने से पार्टनरशिप को फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप को नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं, तो हाँ वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, कल को अगर पार्टनरशिप को लॉस हो जाता है तो इस पार्टनर को लॉस कभी भी नहीं दिया जाएगा, इसके हिस्से में लॉस कभी भी नहीं आएगा। और प्रॉफिट होता है तो पार्टनरशिप को प्रॉफिट इसके साथ बांटना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन है कि इसको कभी भी लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने फ़ायदे के लिए इसको लिया था ना। पार्टनरशिप ने ABC ने अपने फ़ायदे के लिए एक बच्चे को अपने पार्टनरशिप, मान लो शाहरुख खान का लड़का था, 18 साल से कम था, उसको ऐड कर लिया कि हाँ भाई शाहरुख खान का लड़का, कल को पैसा डूबेगा तो बाप तो बैठा ही है उसका। तो ऐसा नहीं होगा, याद रखना, कभी भी लॉस का हिस्सा उसका नहीं होगा। केस स्टडी बन सकती है बहुत अच्छी
कि एक पार्टनर था, माइनर पार्टनर, उसे ऐड कर लिया, पार्टनरशिप को लॉस हो गया है। अब बताओ कल को पार्टनरशिप का कितना, जो माइनर पार्टनर है उसका कितना लॉस होगा। तो माइनर पार्टनर को कभी भी लॉस नहीं मिलता। ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब लास्ट टॉपिक जो आज कर रहे हैं पार्टनरशिप का, वो है पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक आज का पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जैसे आपके घर का रेंट एग्रीमेंट होता है ना, कि आज से आपने घर ले लिया, इतना रेंट होगा, इतने साल के लिए होगा, बिजली का बिल आपको भरना है, पानी का बिल आपको भरना है, उसमें सब कुछ लिखा होता है। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है। मैंने यहाँ डिटेल्स नहीं लिखी क्योंकि बहुत सारी है, कि पार्टनर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, कितना कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, सब कुछ एक प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा होता है। उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एमसीक्यू में तो नहीं आता ये, उसमें आ जाता है आपका स्ट्रेट क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन कर दो पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब ये तो था छोटा टॉपिक। फिर एक और टॉपिक कुछ बुक्स में गिवन है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमने फीचर में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि एग्रीमेंट करवाओ, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो करवा लो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, मान लो 3 पर्सन है, उन्होंने एग्रीमेंट किया और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, दोबारा ABC को पकड़ लेते हैं। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, पार्टनरशिप में आ गए और A के साथ B और C ने फ्रॉड कर दिया, A का पैसा खा गए, तो A इनके ऊपर केस नहीं कर सकता। कोर्ट कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट कह रहा है जब आप स्टार्टिंग से ही लीगल काम नहीं कर रहे, जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो हम भी आपकी क्यों मदद करें। A ये नहीं बोल सकता कि पहले तो हमारी इक्वल की बात हुई थी। कोर्ट कहेगा हमें बताया आपने इक्वल की बात हुई, हमारी नज़र में तो नहीं है ना, तो इसलिए इनकी कोई मदद नहीं करेगा। और कल को पूरी फर्म के साथ कोई थर्ड पर्सन, जिनको इन्होंने सामान बेचा था या कोई सर्विस दी थी, वो थर्ड पर्सन पैसा खा जाता है, तब भी ये इनके उस थर्ड पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन ये थर्ड पर्सन इसके ऊपर केस कर सकता है। याद रखना ये बात, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। और ना ये इंडिविजुअल पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो ये सारे नुकसान आपको होते हैं कि थर्ड पर्सन तो आपके ऊपर केस कर देगा, लेकिन आप केस नहीं कर सकते किसी के ऊपर। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का टोटल टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएगा, बहुत छोटा सा वो टॉपिक है। फिर लास्ट में करेंगे कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो सबसे बड़ा टॉपिक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।